हेलो साथियों हेलो साथियों आप सभी का स्वागत है केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज मैं यहाँ पे आप सभी के लिए एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है, ठीक है, इंटर की, उसी से आज मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जन्म, ठीक है, ये क्लास 12th के लिए है, चैप्टर नंबर 2 है। आज हम इसको अच्छे से पूरा कवर करेंगे साथियों, पूरा टॉपिक वाइज समझते हुए चलेंगे स्ट्रक्चर्स के साथ, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास को। और क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट इस चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें पढ़ना है पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक रंग क्या होता है। सेकेंड पॉइंट्स में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं क्या होती हैं। उसके बाद हमें द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगला जो पॉइंट्स है साथियों, इसमें हमें पूरा डिटेल में हम यहाँ पे समझाएंगे आपको। पहले आप इसका सिलेबस समझ लीजिए कि इस टॉपिक पे, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगला जो टॉपिक है निषेचन पश्च संरचनाएं एवं घटनाएं, ठीक है। निषेचन पूर्व और निषेचन पश्च जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो लास्ट आपका टॉपिक है साथियों असंग जनन एवं बहुभ्रूणता, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है पुष्प आवृत बीजियों का एक आकर्षक रंग, यही टॉपिक था, तो हम इसको समझते हैं। प्राचीन काल से ही बहुत से पुष्पों के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है, ठीक है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? सौंदर्य विषायक या आभूषण का कार्य करते हैं। सामाजिक रूप से उपयोग किए जाते हैं, धार्मिक रूप से उपयोग किए जाते हैं, और सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। जो हमारा पुष्प है इसको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ किया गया था, ठीक है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है। जो पुष्प होता है साथियों, वह मानव में प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति इच्छा को व्यक्त करता है, ठीक है। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की आपको सूची बनाना है और उनके बारे में समझना है। तो आपने समझा पुष्प का क्या महत्व है, मानव जीवन में पुष्प का क्या महत्व है। अब आइए हम पुष्प की संरचना को देखते हैं। तब अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पुष्प की जो संरचना यहाँ पे बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रही होगी आपको। तो साथियों, ये पुष्प का एक पूरा क्या है, एलएस काट है। क्या है? एलएस है, ठीक है। क्या है? इसे हम एलएस कहते हैं। एलएस का मतलब क्या होता है साथियों? यह एक आरेखीय निरूपण काट है। अब यहाँ पे देखिए आपको, अगर ये वाला पोर्शन की हम बात करते हैं, ये जो आपका डंठल नुमा दिख रहा है, इसे हम वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? वर्तिका कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। और ये ढेर सारे आप देख सकते हैं जो पंखुड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है। पुष्प में पंखुड़ियाँ दिखाई देती हैं, और जो पंखुड़ियाँ जिससे अटैच्ड है उसे हम तंतु कहते हैं। जो पंखुड़ियाँ हैं अगर इस जिससे ये अटैच्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, इसको हम तंतु कहते हैं। और तंतु साथियों जो अटैच्ड होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम दल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम दल कहते हैं। और जो ये आपका देख सकते हैं, ये ऐसे जो आपका फूल होता है, पुष्प होता है, ऐसे खुला होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है साथियों? इसमें पराग कोश होता है। क्या होता है? इसमें पराग कोश होता है। तो ये आपका देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये पराग कोश का है। अभी ये फूल का मुंह जो है वो बंद हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या होता है? पराग कोश होता है। ये देख सकते हैं, ये थैलस है। क्या है इसका? थैलस कवरिंग पार्ट है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं जो बाह्य दल है, इसको हम क्या बोलेंगे साथियों? बाह्य दल है। और अगर जो पुष्प की हम बात करते हैं, जो हम बात करते हैं वर्तिकाग्र की, ये क्या करता है? अंडाशय बाहर से आता है, वर्तिकाग्र के माध्यम से अंडाशय में आता है, ठीक है, और फर्टिलाइज करता है, ठीक है। क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलएस और एचएस जो होता है, ये पुष्प का अच्छा सा चित्र, ठीक।
इसको आप बना लीजिए। और चलिए अब हम आगे समझते हैं। बगीचों में उगाया जाता है पुष्पों को, ठीक है, घरों में लगाया जाता है, बगीचों में उगाया जाता है, ठीक। अब आगे हम बात करते हैं, इसमें ये कोई मतलब का नहीं है। यदि हम बात करते हैं, एक पॉइंट्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो फूलों की खेती की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे साथियों, अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सेकंड टॉपिक है, क्या है, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। निषेचन के पहले की जो घटनाएं होती हैं या संरचनाएं बनती हैं, उनको हम कैसे समझेंगे। तो एक एक पॉइंट्स आपको नोट करते चलना है, समझते चलना है। पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेक हार्मोनल तथा संरचनात्मक परिवर्तन की शुरुआत होने लगती है। पुष्पों में हमें देखने को मिलता है कि उनमें हार्मोन्स का चेंज हो रहा है, वो हो रहा है, दिखाई देने लगता है। और जो संरचनाएं होती हैं वो भी क्या होने लगती हैं, चेंज होने लगती हैं, ठीक है। जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्यक या फ्लोरल प्राइमोडर्मियम, ठीक है, के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ हो जाते हैं। पुष्प क्रम की संरचना होती है जो पुष्प कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग और जायांग होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुष्प में जो नर वाला भाग होता है उसे पुमंग कहते हैं और जो मादा वाला होता है उसे जायांग कहते हैं, ठीक है। जायांग विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला एक चक्कर नर जनन अंग का तथा जायांग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबके बारे में समझेंगे। पुंकेसर क्या होता है, लघु बीजाणुधानी क्या होता है, परागकण क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से हम समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर दो भागों में विभक्त रहता है। इसमें लंबा एवं पतला डंठल तंतुनुमा जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। अंतिम सिरा सामान्यतया द्विपालिक संरचना जिसे परागकोश कहा जाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। मान लीजिए अंतिम वाला छोर जो बोला है मैंने दिखाया था आपको, अभी आप स्किप करके वीडियो को देख सकते हैं पीछे करके, ठीक है। पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या एक लंबी विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों से भिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्पों के प्रत्येक भिन्न प्रजाति से एक एक पुंकेसर एकत्र करें और उन्हें एक स्लाइड पर रखें तो आप पाएंगे कि वहाँ पे आकार में बहुत भिन्नता होगी जो प्रकृति में विद्यमान है। उनके आकार में क्या होगी साथियों, विभिन्नता आपको देखने को मिलेगी। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों के परागकोशों से जुड़ाव एवं आकार को व्यापकता से समझा जा सकता है। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पुष्प है उनका आकार कैसा है, उनकी आकृति कैसी है, ठीक है, वो सब चीज़ें वहाँ पे हमें आसानी से दिखाई दे जाएंगी अगर हम माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखते हैं। आगे बात करते हैं, एक प्रारूपिक आवृत्तविजी परागकोश द्विपालित होते हैं। एक प्रारूपिक, ये ऑप्शनल में आपसे पूछा जाता है, एक प्रारूपिक आवृत्तविजी परागकोश द्विपालित होते हैं। प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठकीय होते हैं। प्रायः एक अनुलंब खांच प्रवारक कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजारता है। आइए परागकोश के अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों जैसे अनेक संयोजन को समझते हैं। एक परागकोश की द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक सुव्यवस्थित होती है। परागकोश एक 4 दिशीय संरचना होती है। कैसे संरचना होती है, चतुष्कोणीय संरचना होती है। इसमें 4 कोनों में लघु बीजाणुधानी समाहित होते हैं जो प्रत्येक पाली में 2 होती है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर क्या बनाती है साथियों, पोलन सेक्स बनाती हैं, ठीक है। यह अनुलंबवत एवं परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होते हैं और परागकणों से ठसाठस भरे रहते हैं, ठीक है। लघु बीजाणुधानी की अगर हम संरचना की बात करते हैं तो इसकी संरचना पहले समझने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, एक प्रारूपिक पुंकेसर एवं परागकोश के 3 आयामी अनुभाग, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये परागकोश है, क्या है, ये परागकोश है, ये तंतु का डंठल है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये तंतु का क्या है,
डंठल है। और अगर इसको आप बड़े प्रारूप में देख सकते हैं तो ये डंठल वाला भाग है और ये परागकोश का है। परागकोश में देख सकते हैं आप यहाँ परागकण आके विद्यमान हुए हैं और ये आगे आकर के बाह्य दल से क्या करते हैं साथियों, यहाँ पे आकर के अंडाशय में फर्टिलाइज होता है। और ये है लाइन ऑफ डेडिशंस, ये क्या है, लाइन ऑफ डेडिशंस है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्रारूपिक पुंकेसर, ये एक प्रारूपिक पुंकेसर है और दूसरा एक परागकोश, तीन आयामीय अनुभाग। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं साथियों लघु बीजाणुधानी की संरचना। चलिए दोस्तों हम लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझते हैं। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूपरेखा से लगभग गोलाई में प्रकट होता है। कैसा होता है, गोलाई में होता है। यह सामान्यतः 4 भित्ति परतों से आवृत होता है, ढका हुआ होता है। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, एंडोथेसियम अंतःस्थिसीमियम मध्य परत तथा टेपिटम्स। कितने परतों से ये ढका होता है साथियों, 4 परतों से। ठीक है, और टेपिटम की ओर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं। टेपिटम क्या कार्य करता है, संरक्षण का कार्य करता है तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण अवमुक्त करता है। इसकी सबसे आंतरिक परत को हम टेपिटम होती है, यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो टेपिटम होता है वो परागकणों को न्यूट्रिशन पोषण देने का कार्य करती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। केंद्रकों से क्या होती हैं, युक्त होती हैं। क्या आप यह सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक टेपिटल कोशिका द्विकेंद्रकीय बन सकती हैं। ठीक है, उसमें डिवीजन होता है इसलिए वो क्या बनती हैं, द्विकेंद्र के बनती हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा साथियों। चलिए आगे हम समझते हैं। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह, जिसे हम बीजाणु जन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में स्थित होता है। लघु बीजाणुधानी क्या होता है साथियों, जैसे जैसे परागकोश विकसित होता है बीजाणु जन ऊतकों की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, मैंने यहाँ पे आपको बताया था पहले ही कि केंद्रक द्विकेंद्र की कैसे बनेगा, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। सूक्ष्म बीजाणु चतुष्टय बनाती है। चतुष्टय की कोशिकाओं के सूत्र गुणता क्या होती है उसको अब यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ तक आपको टॉपिक डिस्कस हो गया होगा। ठीक है, बीजाणु जन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एवं एक लघु बीजाणु चतुष्टय की वृद्धि करने में सक्षम होती है। प्रत्येक कोशिका एक सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुधानी की प्रक्रिया निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। यहाँ पे आपको लघु बीजाणुधानी की बातें समझ में आ गई होंगी। क्या पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणु संरचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। ठीक है, परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है तब लघु बीजाणु व्यवस्थित, ठीक है, एक दूसरे से विलग हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। परागकण जो परागकोश के स्फुटन के साथ मुक्त होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं साथियों परागकण क्या होता है। क्या होता है परागकण। ठीक है, नर युग्मोद्भिद का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप हिबिस्कस, गुड़हल या किसी अन्य पुष्प के खुले परागकोश को छूते हैं तो अपनी उंगली में पीले रंग के पाउडर जैसे परागकणों को पाते हैं। एक कांच की स्लाइड पर 1 बूंद पानी डालकर उस पर यह परागकण छिड़कें और एक सूक्ष्मदर्शी में देखें। आप निश्चित रूप से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां परागकण कैसे होती हैं, आकार, रूप, रंग एवं बनावट में भिन्न भिन्न दिखते हैं। ठीक, परागकण सामान्यतः गोलाकार गोलीय होते हैं जिनका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। इसमें सुस्पष्ट रूप से 2 परतें वाली भित्ति पाई जाती है। कठोर भित्ति जिसे बाह्यचोल कहते हैं, जिसे स्पोरोलेनियन से बनी होती है। जो किससे बनी होती है, स्पोरोलेनियन से बनी होती है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप एवं सुदृढ़ अम्लों एवं क्षारों के सम्मुख टिक सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
अभी तक ऐसा कोई एंजाइम पता नहीं चला है जो स्पोरोलेनिन को निम्नीकृत कर सके, यानी उसको हटा सके, तोड़ सके। परागकणों के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र कहाँ पे होता है साथियों? परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र होता है जिसे जनन छिद्र कहते हैं, जहाँ पर स्पोरोलेनिन अनुपस्थित होता है और वहाँ पे स्पोरोलिन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ये सब पॉइंट्स मैं आपके लिए इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। परागकण जीवाश्म की भांति बहुत ही अच्छे संरक्षित होते हैं क्योंकि उनमें स्पोरोलिन की उपस्थिति होती है। बाह्य चोल में प्रतिमानों एवं डिजाइनों की एक आकर्षक सारणी प्रदर्शित की गई है। ठीक है, अब आगे हम यहाँ से देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, फिर हम आपको स्ट्रक्चर्स डायग्राम्स समझाते हैं और दिखाते हैं। परागकण की आंतरिक भित्ति को अंतःचोल एक पतली सतत परत होती है जो सेलुलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, परागकण का जीवद्रव्य साइटोप्लाज्म एक प्लाज्मा भित्ति से आवृत होता है, ढका हुआ होता है। जब परागकण परिपक्व होता है तो उसमें दो कोशिकाएं, कायिक कोशिकाएं तथा जनन कोशिकाएं समाहित होती है। जब परागकण परिपक्व होता है तो उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहली कोशिका कायिक कोशिका, दूसरी कोशिका जनन कोशिका समाहित होती है। ठीक है, कायिक कोशिका बड़ी होती है जिसमें प्रचुर खाद्य भंडारण होता है। कायिक कोशिका क्या होती है? खाद्य भंडारण का कार्य करती है। एक विशाल अनियमित आकृति का केंद्रक होता है। जनन कोशिकाएं छोटी होती हैं और जनन कोशिकाएं कैसी होती हैं? छोटी होती हैं तथा कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, ये आपका परागकण है। ठीक है, ये इसकी रसधानी है और ये केंद्रक है। जब इसका डिवीजन होता है तो ये डिवाइड हो जाता है, बन जाता है किसमें? एसीमेट्रिक तंतु में। किसमें? ये जो आपका केंद्रक देख सकते हैं ये बन जाता है एक तंतु के फॉर्म में। ठीक है, और फिर ये क्या होता है? ये कायिक कोशिकाएं विकसित कर जाती हैं। कायिक कोशिकाएं क्या होती हैं? विकसित कर जाती हैं और प्रजनन कोशिका जनन कोशिका। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो केंद्रक हो जाएंगे और इसका बॉडी भी डिवीजन अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई बच्चों? सभी को समझ में आ गया है? तो इतना मैंने आपको समझा दिया। ठीक, अब आगे हम समझते हैं और इसको अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द्रव्य में तैरती रहती है यह तुर्क आकृति घने जीवद्रव्य और एक केंद्रक वाला है। 60% से अधिक आवृत बीजी पादपों के परागकण इस दो कोशिकीय चरण में झड़ते या संगलित होते हैं। शेष प्रजातियों में जनन कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त होकर परागकण से झड़ने से पहले 3 चरड़ी या 2 नरयुग्मकों में क्या होते हैं? बनते हैं। अनेक प्रजातियों के परागकण कुछ लोगों में गंभीर एलर्जी एवं श्वसन वेदना पैदा करते हैं जो कभी कभी चिरकालिक श्वसन विकार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, दमा, श्वसनिक शोथ आदि के रूप में विकसित हो जाते हैं। यह बताया जाता है कि भारत में आयातित गेहूं के साथ आने वाली गाजर घास या जिसे हम कहते हैं पार्थेनियम की उपस्थिति में सर्वव्यापक हो गई है जो परागकण एलर्जी का कारक बनती है। ठीक है, परागकण पोषणों से भरपूर होते हैं। हाल में ही वर्षों में आहार संपूरक के रूप में पराग गोलियां जैसे टैबलेट्स के लेने का प्रचलन बढ़ा है। पश्चिमी देशों में भारी मात्रा में पराग उत्पादक गोलियां एवं सिरप के रूप में बाजारों में उपलब्ध है। पराग खपत यह दावा है कि यह खिड़कियों एवं धावक नींद लग रही है क्या यार, खिलाड़ियों एवं धावकों अश्व घोड़ों की कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। यानी वो क्या करते हैं साथियों? वो आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देते हैं और आपको उत्साह बढ़ाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है? आप अधिक तेज दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये साथियों यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है। ये है प्लांट का। ठीक है, मैं अभी किसकी बात किया था? प्लांट के बारे में। और यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं, इसको परागकण जब एक बार झड़ते हैं तो ये अपनी जीवन क्षमता, अंकुर क्षमता खोने से पहले वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जहाँ यदि आवश्यकता हुई तो निषेचन करते हैं। आपके विचार से परागकण में जीवन क्षमता कितने समय तक रहती है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन क्षमता रहता है? बहुत विविधताएं पाई जाती हैं, बहुत हद तक यह विद्यमान तापमान एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है।
कुछ अनाजों जैसे धान एवं गेहूं में परागकण अपनी जीवन क्षमता बहुत जल्दी लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं, जबकि गुलाबवत जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी आदि कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता महीनों तक बनी रहती है। आपने शायद सुना ही होगा, कृत्रिम गर्भाधान के लिए मानव सहित बहुत से जानवरों के वीर्य शुक्राणु का भंडारण किया जाता है। बहुत से प्रजाति के परागकणों का द्रव्य नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस कई वर्षों तक भंडारित करना संभव है। इस प्रकार से भंडारित परागकण का प्रयोग बीज भंडारण बैंक की भांति पराग भंडारों जैसे बैंकों के रूप में फसल प्रजनन कार्य में किया जाता है। तो ये भंडारण के बारे में यहाँ पे बताया गया है, कैसे हम स्पर्म्स को रख सकते हैं, या फिर हम कहें जो बीज हैं या जो परागकण हैं उनको हम कैसे पराग हैं उनको कैसे बचा करके रख सकते हैं, नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो इस तरीके से साथियों ये आपका टॉपिक था, मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। और जो अगला टॉपिक आपको लेके आऊँगा आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। ये है गुड़हल के एक विच्छेदित पुष्प में स्त्री केसर का प्रदर्शन कैसे हो रहा है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप इसको कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है। और जो हम अगला लेके आएंगे वह रहेगा स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड तथा भ्रूणकोश के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।